नमस्कार, होमिल टीवी भारत में आपके स्वागत। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर कि लखनऊ में संस्कृत परीक्षा परिषद और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के संयुक्त प्रेस वार्ता के निदेशक महेंद्र देव ने संस्कृत बोर्ड परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित किए। इस वर्ष का परिणाम बेहद उत्साहजनक रहा और संस्कृत बोर्ड की परीक्षाएं 19 फरवरी से 28 फरवरी तक प्रदेश के 141 केंद्र पर आयोजित की गई थी और परीक्षा प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए सीसीटीवी निगरानी और रियल टाइम मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई थी। आप नज़र डालते हैं रिजल्ट पर। उत्तर प्रदेश माध्यम की द्वितीय में 94.86% छात्र सफल रहे, जिसमें बालिकाओं का प्रदर्शन बेहतर रहा और पूर्व मध्यम द्वितीय में 5% 95.91 रहा। यही भी छात्रों की बाजीमारी और वही उत्तर प्रदेश मध्यमा प्रथम में 94.40% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। कुल मिलाकर इस साल का रिजल्ट पिछले साल की तुलना में बेहतर और संतोषजनक रहा और संस्थागत और व्यक्तिगत दोनों की श्रेणियों में 93 से 94% से अधिक छात्र के सफल हुए और परिषद से दावा है कि परीक्षा पूरी तरह निष्पक्ष और सुनिश्चित के साथ संपन्न कराई गई। उसके परीक्षा फल की घोषणा के अवसर पर आप सभी लोग उपस्थित हैं। मैं सभी का अभिनंदन करूंगा। और आप जानते हैं कि वर्ष 2026 की पूर्व मध्यमा परीक्षा से लेकर उत्तर मध्यमा द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं 19 फरवरी से 28 फरवरी 26 तक ये परीक्षाएं हमारी संपन्न हुई। इस परीक्षा में कुल 241 परीक्षा केंद्रों पे 9 कार्य दिवसों में ये परीक्षा कार्य संपन्न हुआ और इनका मूल्यांकन कार्य हमारा 7 मार्च से लेकर 20 मार्च 26 के मध्य कुल 13 मूल्यांकन केंद्रों में ये संपन्न हुआ है। मुझे आपको अवगत कराना है कि पूर्व मध्यमा द्वितीय परीक्षा फल के संबंध में पूर्व मध्यमा द्वितीय परीक्षा में 21,915 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिसमें से 16,615 परीक्षार्थी हमारे सम्मिलित हुए। इसके सापेक्ष 15,029 परीक्षार्थी हमारे उत्तीर्ण हुए और इसमें हमारा जो उत्तीर्ण प्रतिशत है हमारे पूर्व मध्यमा द्वितीय के, उसमें 95.91 बच्चे हमारे इतने प्रतिशत बच्चे हमारे उत्तीर्ण हुए हैं। और ये प्रसन्नता का विषय है कि हमारे गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष 2.79 की प्रतिशत की हमारी वृद्धि हुई है परीक्षार्थियों के उत्तीर्ण प्रतिशत में। इसमें बालकों का जो उत्तीर्ण प्रतिशत है वो 95.68 है और बालिकाओं का उत्तीर्ण प्रतिशत हमारा 96.64 है। इसी तरह उत्तर मध्यमा प्रथम वर्ष का परीक्षा फल है, उसमें हमारे कुल परीक्षार्थी हमारे 19,745 पंजीकृत थे, जिसमें से 15,746 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए। कुल 14,028 परीक्षार्थी हमारे उत्तीर्ण हुए हैं और इसमें हमारा उत्तीर्ण प्रतिशत संस्कृत शिक्षा परिषद में 94.40 है। इसमें भी हमारे परीक्षा फल में वृद्धि हुई, 2.32 की वृद्धि हुई है। इसमें बालिकों का उत्तीर्ण प्रतिशत 94.33 है, बालिकाओं का 94.62 है। इसी तरह उत्तर मध्यमा द्वितीय वर्ष का परीक्षा फल है, उसमें हमारे 14,162 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, इसमें 13,302 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए, जिसके सापेक्ष 12,306 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं और यहाँ उत्तीर्ण प्रतिशत 94.86 है और इसमें भी हमें वृद्धि हुई है। संस्कृत 6.82 की वृद्धि गत वर्ष की तुलना में उत्तीर्ण प्रतिशत में वृद्धि हुई है। तो इस तरह से इसमें बालकों का उत्तीर्ण प्रतिशत 94.47 है, बालिकाओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 95.95 है। तीनों श्रेणियों में बालिकाओं का उत्तीर्ण प्रतिशत अधिक है। गत वर्ष से तीनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले कुल बच्चों का भी प्रतिशत हमें वृद्धि हुई है। इसमें जो मेरिट सूची में स्थान प्राप्त किए हैं उसका सचिव साहब आपको विस्तार से जो है नाम सहित बताएंगे। अब चौथे स्थान पर तीसरे में ये इसमें 2 बच्चे आए हुए हैं। एक प्रियंका सरोज हैं, इसमें संयुक्त रूप से हैं। इनका प्रतिशत 93.29 है। ये जय गुरुदेव संस्कृत, ये भी वहीं के जय गुरुदेव
संस्कृत माध्यमिक विद्यालय भुजाई प्रतापगढ़ की। अगले में करुण कुमार दुबे हैं। इन्होंने 93.14 हासिल किया है। ये भी प्रतापगढ़ के ही हैं, उसी विद्यालय के, जय गुरुदेव के। अगला है चेष्टा हैं। चेष्टा ने 93.14 अंक हासिल किए हैं। ये श्रीमद दयानंद कन्या गुरुकुल संस्कृत माध्यमिक विद्यालय चोटीपुरा अमरोहा की हैं। इसके बाद विजय यादव हैं। इन्होंने 693% अंक हासिल किया है। ये राम प्रसाद संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोपालपुर सिकरारा जौनपुर के हैं। अगला में विशाल शुक्ला हैं। इन्होंने 93% इन्होंने भी हासिल किया है। ये मालवीय कमलाकर संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खरगपुर गोंडा के हैं। अगला फिर अर्जुन कुमार पटेल हैं। ये भी इन्होंने 92.86% अंक हासिल किए हैं। ये श्री राम टहल संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सैफाबाद प्रतापगढ़ के हैं। ये अमित विश्वकर्मा हैं। इन्होंने 92.71% हासिल किया है। ये राजगुरु श्री कृष्ण पांडे सांगवेद संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शास्त्री नगर प्रतापगढ़ के हैं। एक साहिल सरोज हैं। इन्होंने भी राजगुरु के भी हैं। इन्होंने 92.71% अंक हासिल किया है। एक आदर्श यादव हैं। इन्होंने 92.57 अंक हासिल किया। ये रामाधार संस्कृत माध्यमिक विद्यालय बेनी माधव नगर प्रतापगढ़ की। गौरव मिश्रा हैं। इन्होंने 92.57 हासिल किया है प्रतिशत अंक हासिल किया। ये राधा देवी आदर्श संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोसाईगंज कन्नौज के हैं। स्मिता हैं। इन्होंने 92.43% का अंक हासिल किया है और ये राम जानकी संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तियारा जौनपुर की हैं। रेणु श्रीवास्तव हैं। इन्होंने 92.43 हासिल किया है। ये राम टहल संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दिनाजपुर सैफाबाद प्रतापगढ़ की हैं। और साधना है हरी राम यादव, इनका फादर नेम है ये। इन्होंने 92.43 हासिल किया। ये जय गुरुदेव संस्कृत माध्यमिक विद्यालय बाजार प्रतापगढ़ की है। हर्ष शुक्ल हैं। ये श्री कालिका संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रमीपुर बिस्नी देवीगंज प्रतापगढ़ के हैं। और ये अभिषेक कुमार हैं। इन्होंने 92.29 हासिल किया है अंक। ये भी प्रतापगढ़ के हैं, राम टहल के हैं। इसी तरह उत्तर मध्यमा द्वितीय में रजनीश यादव हैं। इन्होंने 88.36% अंक हासिल किया। इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है उत्तर मध्यमा द्वितीय में। ये राम टहल संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दिनाजपुर सैफाबाद प्रतापगढ़ के हैं। बंसिका श्रीवास्तव हैं। ये भी वहीं उसी स्कूल के। इन्होंने 8.564 अंक हासिल किया है। काजल हैं। इन्होंने जय गुरुदेव संस्कृत माध्यमिक विद्यालय भुजाई बाजार प्रतापगढ़ से इन्होंने 85.43 अंक हासिल किया है। लखनऊ से बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हेमवती नंदन बहुगुणा भारत की राजनीति के एक महत्वपूर्ण स्तंभ थे। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका की निभाई है और तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा जेल भी भेजे गए। और सीएम ने बताया कि आज़ादी के बाद 1952 से पहले आम चुनाव में बहुगुणा पहली बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य बने और उत्तर प्रदेश के विकास महत्वपूर्ण योगदान दिया। और योगी आदित्यनाथ ने उनके विजन को याद करते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश के विकास के लिए उनके विचार आज भी प्रासंगिक है और उन्हें धरातल पर महसूस किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के
पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी की आज पावन जयंती है। इस अवसर पर बहुगुणा जी की स्मृतियों को नमन करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी भारत की राजनीति के एक महत्वपूर्ण स्तंभ थे। तत्कालीन उत्तर प्रदेश, जो आज का उत्तराखंड राज्य है, उसके पौड़ी गढ़वाल जनपद में 25 अप्रैल 1919 में उनका जन्म हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही अर्जित करने के उपरांत उच्च शिक्षा के लिए वे प्रयागराज आ गए थे। 1942 से लेकर 46 तक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आह्वान पर देश की आजादी के लिए भारत छोड़ो आंदोलन में उनकी सक्रिय सहभागिता के कारण तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने उन्हें जेल में भी डाला था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र नेता के साथ ही तमाम प्रकार के स्वाधीनता आंदोलन में उनकी सक्रिय सहभागिता थी। आजादी के बाद पहले आम चुनाव में 1952 में वे पहली बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य बने थे और उस सरकार के मंत्री के रूप में भी उन्हें कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री के रूप में, विभिन्न विभागों के मंत्री के रूप में उनकी सराहनीय सेवाएं थी। उत्तर प्रदेश के विकास का उनका अपना एक विजन था और उस विजन को आज भी जमीनी धरातल पर उतरते हुए और उसे प्रभावी ढंग से आगे लागू करते हुए आज हम सब महसूस कर सकते हैं। इसी प्रकार से केंद्र सरकार के भी अनेक मंत्रालयों में उन्होंने अपनी सेवाएं दी। एक लंबे राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन के अपने कार्यकाल के दौरान देश के प्रति उनकी सेवाएं उल्लेखनीय रही हैं। वर्तमान पीढ़ी के लिए वह एक प्रेरणा है। आज उनकी इस पावन जयंती के अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से बहुगुणा जी की स्मृतियों को नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। लखनऊ से बड़ी राजनीतिक बयानबाजी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने पश्चिम बंगाल को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल में बसपा प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है और वहां की जनता तृणमूल कांग्रेस की गुंडागर्दी से मुक्ति चाहती है। ब्रजेश पाठक ने मुताबिक मतदाता उत्साह के साथ कमल के पक्ष में वोट कर रहे हैं और राज्य में बदलाव की लहर दिखाई दे रही है। वही आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा और अन्य नेताओं के बसपा शामिल होने पर उन्होंने उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा है कि यह सही समय पर लिया गया है, सही निर्णय है। और ब्रजेश पाठक ने आम आदमी पार्टी के निशाना साधते हुए कहा है कि पार्टी अपने मूल उद्देश्यों का पूरा करने के असफल रही है और उस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। फिलहाल इन बयानों के बाद राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है। वहां के मतदाताओं ने उत्साह के साथ कमल के बटन को दबाने का काम किया है। तृणमूल कांग्रेस की जो गुंडागर्दी थी, पश्चिम बंगाल की जनता उसे मुक्ति चाहती है। कमल खिल रहा है।
राघव चड्ढा भारतीय जनता पार्टी में आ गए, उनके साथ बड़ी माननीय सांसद राघव चड्ढा जी का और उनके साथ आए सभी माननीय सांसदों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उन्होंने बहुत सही और निर्णय लिया है, सही समय पर निर्णय लिया है। आम आदमी पार्टी का गठन जिन उद्देश्यों के लिए हुआ था, न उसकी वो पूर्ति कर सके, न उस दिशा में उन्होंने कदम बढ़ाया। भ्रष्टाचार कदाचार में जिस ढंग से आम आदमी पार्टी दलदल में डूबती जा रही है, आप देखेंगे धीरे धीरे शुचिता और पारदर्शिता की राजनीति करने वाले जो लोग हैं, सभी लोग माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूं। उन्होंने एक ही बयान दिया कि अब सही पार्टी में आए हैं। मैंने ये बात को पूर्व में ही कहा, सही पार्टी और सही समय में जो भारत माता को विकसित राष्ट्र के रूप में संकल्प माननीय मोदी जी ने लिया है, उस दिशा में सब लोग एक साथ समवेत जुटेंगे और देश के हर युवा, हर बुजुर्ग, हर सीनियर, हर गरीब आदमी का ये दायित्व बनता है कि हम सब प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर देश के विकास में जुटे। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर से बड़ी खबर। प्रख्यात समाज सेवक अन्ना हजारे ने राजनीतिक दल बदल को लेकर बड़ी प्रतिक्रिया दी है। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा और अन्य सांसदों के पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने पर अन्ना हजारे ने इसे गलत बताया है और अन्ना हजारे ने कहा है कि अपने स्वार्थ के लिए एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना सही नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि देश के संविधान से चलता है और संविधान सर्वोपरि है। हजारे ने सवाल उठाते हुए कहा है कि संविधान में पार्टी बदलने को लेकर क्या व्यवस्था है, इस गंभीरता से विचार होना चाहिए। उनके इस बयान के बाद एक बार फिर राजनीतिक नैतिकता और दल बदल के मुद्दे पर बहस तेज हो गई है। पक्ष और पार्टियों ने बदलाव लाना, बदलाव करना, इधर एक इस पार्टी से उस पार्टी में जाना, ये गलत है। संविधान में पक्ष और पार्टी का नाम कहाँ है, कहाँ लिखा है पक्ष और पार्टी? ये हम अपने स्वार्थ के लिए इधर से उधर जाते हैं, उधर से इधर आते हैं और पक्ष बदल कर देते हैं। ये ठीक नहीं है। संविधान में लिखा नहीं, देश हमारा चल रहा है संविधान के आधार पर। संविधान सबसे ऊंचा है। संविधान में कहाँ लिखा है पक्ष और पार्टी है? जब नहीं लिखा है तो हम क्यों अमल करना उस पर? ये ठीक नहीं है। दिल्ली से बड़ी राजनीतिक बयानबाजी। दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश शर्मा ने आम आदमी पार्टी और उसके नेतृत्व पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए शीश महल जैसे विवादित मुद्दों को फिर से उठाया। प्रवेश वर्मा ने कहा है कि अन्ना आंदोलन और महापुरुषों के नाम का सहारा लेकर राजनीति करने वाला ने सत्ता में आने के बाद अपने मूल सिद्धांतों से समझौता किया। उन्होंने यहां भी आरोप लगाया कि दिल्ली और पंजाब में सरकारी आवासों के इस्तेमाल को लेकर कई सवाल खड़े होते हैं और इस दौरान उन्होंने भवन मंत्री सत्येंद्र जैन, संजय सिंह और मनीष सिसोदिया का भी जिक्र करते हुए कहा है कि सरकारी संसाधनों के उपयोग को लेकर पारदर्शिता जरूरी है। हालांकि इन आरोपों पर आम आदमी पार्टी की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। आज आपके सामने एक बार फिर से जो दिल्ली की जनता को धोखा देते आए हैं, अन्ना आंदोलन का सहारा लेकर, महात्मा गांधी जी की फोटो का सहारा लेकर, शहीद भगत सिंह जी, बाबा साहब अंबेडकर जी की फोटो का सहारा लेकर, आम आदमी पार्टी की टोपी पहनकर 1 रुपए के स्टैम्प पेपर के ऊपर में एफिडेविट देने वाला कि मैं सरकारी घर नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, बच्चों की झूठी कसम खाने वाला
दिल्ली का रहमान डकैत। और आज उसी के रहमान डकैत का धुरंधर पिक्चर का जैसे सीक्वल आया था 2, वैसे ही शीश महल 2 ये आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। केजरीवाल जी ने पहले दिल्ली में शीश महल बनाया, हम सभी जानते हैं। वो शीश महल कब बना? जब दिल्ली में कोविड की वेव थी। दिल्ली की जनता कोविड की दवाई मांग रही थी, दिल्ली की जनता मर रही थी, दम घुट रहा था। उस समय एक भी दिन दिल्ली के शीश महल का काम नहीं रुका, ऐसा केजरीवाल जी के आदेश थे। और उसी के साथ में मैंने आपको दिखाया था कि उसका एक्सटेंशन भी बन रहा था, जिसमें 70 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया था। जब हमारे दिल्ली के धुरंधर मतदाताओं ने दिल्ली के रहमान डकैत को हरा दिया, तो उसके बाद में वो पंजाब चले गए। पंजाब में जाने के बाद में भगवंत मान जी की मुश्किलें बढ़ गई, क्योंकि भगवंत मान जी के घर के चारों तरफ में जो 4 सरकारी बड़े घर हैं, उसमें से एक पर केजरीवाल जी ने कब्जा कर लिया, दूसरे पर दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कब्जा कर लिया, तीसरे पर राज्यसभा के सांसद संजय सिंह जी ने वहां पर कब्जा कर लिया, और एक पर मनीष सिसोदिया ने कब्जा कर लिया। तो वहां पे पंजाब में भगवंत मान जी परेशान हैं कि आपने दिल्ली से अच्छा हरा कर भेजा और ये चारों तरफ मेरे को घेर कर बैठ गए। वहां पर उन्होंने दूसरा शीश महल बनाया। आज दिल्ली के अंदर में वो पिछले कई सालों से कोर्ट में जाते रहे, मुझे घर दो, मुझे घर दो, मुझे बंगला चाहिए, मुझे बंगला चाहिए। और जब उनको बंगला मिला, जहां पर वो कल हमें पता लगा कि उसमें शिफ्ट हुए 95 लोधी स्टेट, जब उसकी पिक्चर सामने आई तो हम हैरान हो गए। मैं सादगी से रहूंगा कहने वाला आदमी आज आलीशान तरीके से रहता है। अभी हम आपको वो सारी पिक्चर दिखाएंगे जो केजरीवाल जी ने अपने नए घर में किस तरीके से काम किया, वो सारा इसमें आपको दिखाई देगा। मैं सोचता हूं कि बार बार इतनी कसम खाने वाला व्यक्ति, उसको ऐसे घर में नींद कैसे आती होगी। मैं जब गया था शीश महल देखने के लिए, तो मैंने पूरे घर को दिखाया था देश की जनता के सामने। और मैं वहां पर जब मैं देख रहा था तो मैं सोच रहा था कि ऐसे सिल्क के कारपेट पे रहने के बाद, ऐसे करोड़ों रुपए बाथरूम में लगाने के बाद, ऐसे करोड़ों रुपया बेडरूम में लगाने के बाद में। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबर देखते रहिए होम टीवी भारत।